बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस सप्ताह के जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न बनेंगे, जिसमें कि बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाएं शामिल होंगी, कंप्लीट जानकारी आपको यहां पर दिया जाएगा। इस सीरीज को एग्जाम को देखते हुए 8 मई को जो 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स आयोजित होने वाली थी, हालांकि परीक्षा रद्द हो गया था। इसी परीक्षा को देखते हुए इस सीरीज को रोककर किसी अन्य टॉपिक पे हमने आपको वीडियो प्रोवाइड किया था, जो कि टॉप सिलेक्टेड प्रश्नों का एक सीरीज चलाया गया था, वहां पर आपको मटेरियल प्रोवाइड किया गया था। लेकिन अब ये सीरीज को पुनः स्टार्ट किया गया है, तो पिछला जो सप्ताह गुजरा है, यहाँ से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न निकलकर सामने आते हैं, वैसे प्रश्न को यहाँ पर हमने इस वीडियो में सम्मिलित किया है। पिछला वीडियो का जो प्रश्न हमने आपको पिछले वीडियो में पूछा था, यह प्रश्न था कि 25 अप्रैल 2022 को विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा किस राज्य को मलेरिया उन्मूलन में उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया था। कंप्लीट जानकारी हमने आपको दिया था और आपको बताया था इसका राइट आंसर होगा बिहार राज्य को ये सम्मानित किया गया था केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा। अभी हाल ही में जो 8 मई 2022 को 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स आयोजित हुआ था, इस एग्जाम को देखते हुए आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि बिहार करंट अफेयर्स के बहुत कम ही प्रश्न पूछे गए हैं। हालांकि प्रीवियस वर्षों में ऐसा नहीं था, करंट अफेयर्स के प्रश्न बिहार से पूछे जाते थे, लेकिन इस वर्ष जो एग्जाम आयोजित हुआ, बहुत कम प्रश्न करंट अफेयर्स के खास करके बिहार के देखने को मिला। तो ऐसे में यहाँ पर आप एक आइडिया ले सकते हैं कि नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी आपको पढ़ना है और विस्तार से पढ़ना है। पढ़ना ही नहीं बल्कि इसे विस्तार से पढ़ना है। सम्मिलित चीजों को एकदम से अपनी कॉपी में नोट कीजिए, तभी आप एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे। हमने यहाँ पर इस सीरीज को इसलिए शुरू किया था ताकि आप यहाँ पर बिहार के संबंधित परीक्षाओं की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकें। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ बिहार करंट अफेयर्स आपको नहीं देना, बल्कि वैसे करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड करना है जिसके अंतर्गत बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों करंट अफेयर्स शामिल हो। इसको लेकर हमने निरंतर प्रयास किया है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक करंट अफेयर्स का कोर्स जो बीपीएससी मेकर ऐप पर चालू है, आप इसको ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। 2 पैकेज आपके सामने उपलब्ध है। जितने दिनों का पैकेज लेंगे उस समय से उतने दिनों के लिए आपका ये प्लान एक्टिव रहेगा और प्रीवियस उतने दिनों का आपको यहाँ पर जो और पहले का मटेरियल अपलोड है चैनल लेवल की एप्लीकेशन पर, वो सारा वहां पर आपको मिल जाएगा। तो बिहार की आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और वहां पर सारे चीजों का आप एक्सेस कर पाएंगे। देखिए, आपको एग्जाम से हताश नहीं होना। एग्जाम भले ही रद्द हो गया है, लेकिन आप वहां से एक सीख लीजिए, एक आइडिया लीजिए किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है और हमारे मटेरियल से जैसे प्रश्न बने हैं, तो आपको जितना भी मटेरियल मिला है आप यहाँ पे पुनः सभी को रिवाइज कीजिए। ये बहुत आपको फायदा देने वाला है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। हालांकि बस यहाँ पर यही देखने को मिला कि करंट अफेयर्स के जो प्रश्न थे वो थोड़े पुराने पूछे गए हैं। तो ऐसे में 2020 वाला जो करंट अफेयर्स का पीडीएफ आपको मिला था, चाहे वो टेलीग्राम चैनल हो या फिर बीपीएससी मेकर ऐप, दोनों जगहों पर आपको दिया गया था। आप वहां पर जाकर के उसको रिवाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे, ये पहला प्रश्न है कि हाल ही में सुनंदनी कार्यक्रम को किस चालू वित्त वर्ष तक विस्तारित किया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा वित्त वर्ष 2022-23 तक के लिए इसे विस्तारित किया गया है। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं, ये सुनंदनी कार्यक्रम आखिर है क्या। आप यहाँ पर साइड में देख सकते हैं कि भारत में बिहार पहला राज्य है जिसने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत आंगनवाड़ी कर्मियों के लिए सुनंदनी कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत क्या चीजें होती है वो यहाँ पर आप अगले पॉइंट में देख सकते हैं। यह कार्यक्रम बिहार मुक्त विद्यालय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड ने शुरू किया है, जिसके तहत प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा में डिप्लोमा डिग्री का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। यानी कि कहने का सीधा तात्पर्य यह है कि आंगनवाड़ी कर्मियों को इस क्षेत्र में या फिर कह सकते हैं इस सब्जेक्ट की डिग्री देकर के, एक कह सकते हैं डिप्लोमा डिग्री देकर के, कि इसको कह सकते हैं शिक्षित कराना ही इसका उद्देश्य है। यानी कि कह सकते हैं एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। ये आप यहाँ से जाने की, और इसी को लेकर अभी हाल ही में सुनंदनी कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी और अभी हाल ही में वित्त वर्ष 2022-23 तक के लिए इसे विस्तारित किया गया है। ये जानकारी यहाँ से जाने की, सुनंदनी कार्यक्रम जो संबंधित है ये आंगनवाड़ी कर्मियों से संबंधित है और ये बिहार सरकार की एक योजना है। हमारा अगला होगा दूसरा प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य निम्नलिखित में से कौन है। कुछ दिन पहले भी हमने आपको बताया था, आई थिंक 2021 में, कि मशरूम उत्पादन में बिहार एक बहुत बड़ी उपलब्धि अपने नाम की है। लेकिन अभी हाल ही में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया, जिसमें भी यह जिक्र किया गया है कि बिहार जो है इस मामले में प्रथम स्थान पर है। वो सारी चीजें साइड में लिखी गई है। तो हाल ही में मशरूम उत्पादन के मामले में बिहार के नाम एक बहुत बड़ी, या फिर कह सकते हैं एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। दरअसल राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बिहार में वर्ष 2021-22 में 28,000 टन से ज्यादा मशरूम का उत्पादन हुआ है। अर्थात बिहार देश में सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य बन गया है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है इस रिपोर्ट के आधार पर, जो कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया। वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में देश में, यानी कि भारत में, कुल मशरूम उत्पादन में बिहार का जो योगदान है ये 10% योगदान है। पूरे भारत में जितना भी मशरूम का उत्पादन होता है उनमें से 10% जो योगदान है ये बिहार राज्य का है। ये ध्यान रखिएगा। हमारा अगला होगा तीसरा प्रश्न।
ये तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए किस चक्रवाती तूफान के कारण बिहार के 18 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस तरह के भी प्रश्न आपसे एग्जाम में जो चक्रवाती तूफान वाले मतलब प्रश्न होते हैं ये भी कई बार देखने को मिला है। इसका जो राइट आंसर होगा, इस तूफान का नाम है आसानी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। इस चक्रवाती तूफान का नाम है आसानी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, यही नाम है आसानी और ये बंगाल की खाड़ी में आया था। जो कि जानकारी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी में आया तूफान आसानी अब गंभीर चक्रवात में बदल गया है, यानी कि अब इसे आप चक्रवाती तूफान का नाम दे सकते हैं। इसको लेकर हाल ही में बिहार के 18 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वर्तमान में अगर बात करें बिहार मौसम विज्ञान केंद्र पटना के निदेशक कौन है, तो ये विवेक कुमार सिन्हा वर्तमान में बिहार मौसम विज्ञान केंद्र पटना के निदेशक है। ये आप यहाँ से ध्यान रखिए। चक्रवाती तूफान का नाम याद रखना और कितने जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। येलो अलर्ट, ग्रीन अलर्ट, रेड अलर्ट क्या होता है इसकी जानकारी हमने आपको एक बार पहले दिया था। हम यहाँ पर इसे स्किप कर रहे हैं, चलते हैं आज के इस वीडियो के चौथे प्रश्न पे। ये चौथा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में मथुरा और गुजरात के बाद 84 खंभा पुरातन तकनीक का प्रयोग कर भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। यहाँ पे के नहीं बल्कि का भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, किस जिले में? तो इसका राइट आंसर होगा राजधानी पटना, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। विस्तृत जानकारी आपको दे दूं कि राजधानी पटना में 2 एकड़ क्षेत्र में फैले इस्कॉन मंदिर को 100 करोड़ की लागत से बनाया गया है और इसकी ऊंचाई जो है 108 फीट है। आप यहाँ पर इस मंदिर को देख सकते हैं। यह मंदिर जो है काफी ज्यादा खबरों में था, तो यहाँ से आपके प्रश्न बनना स्वाभाविक है। एग्जाम में सारे महत्वपूर्ण पॉइंट को यहाँ से आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। यहाँ पर इससे संबंधित कुछ पॉइंट लिखा गया है कि इस मंदिर में एक साथ 5000 लोगों के दर्शन एवं पूजन करने की व्यवस्था है। मथुरा और गुजरात के बाद पटना में यह देश का तीसरा मंदिर है जिसमें कि 84 खंभा पुरातन तकनीक का प्रयोग किया गया है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट आपके लिए हो सकता है। मथुरा और गुजरात की बात ये कर सकते हैं, ये तीसरा मतलब कर सकते हैं मंदिर है पटना में जो अवस्थित है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना 84 खंभा पुरातन तकनीक का प्रयोग किया गया है और इस मंदिर की जो आधारशिला रखी गई थी ये करीब 12 साल पहले रखी गई थी। ये आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। अगला होगा यहाँ पर हमारा पांचवा प्रश्न। ये प्रश्न है कि 4 मई 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? 4 मई 2022 को इसमें बढ़ोतरी किया गया और ये बढ़ाकर किया गया 4.40%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। कभी भी आप लोग से 4.40 नहीं पढ़ेंगे, ये मैथमेटिकली गलत होता है। आपको हमेशा पढ़ना है 4.40, पॉइंट के बाद हमेशा इसे अलग अलग पढ़ना है, यानी कि 40। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि हाल ही में 4 मई 2022 को केंद्रीय बैंक यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 0.4% वृद्धि कर 4.4% कर दिया है। पहले जो आरबीआई का रेपो रेट था ये था 4%, इसे बढ़ाकर कर दिया गया है 4.40%। आपके एग्जाम में ये बढ़ोतरी से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कितना प्रतिशत बढ़ाया गया, तो 0.40% बढ़ाया गया है। यहाँ पर हमने नोट करके एक पॉइंट लिखा है कि पिछली बार आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 22 मई 2020 को रेपो रेट में बदलाव किया था। ये यहाँ से ध्यान रखिएगा। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आप यहाँ पे देखेंगे। जिस तरह हम अपनी जरूरतों के लिए बैंकों से लोन लेते हैं, ठीक उसी तरह बैंक भी अपनी जरूरतों के लिए रिजर्व बैंक से लोन लेता है। रिजर्व बैंक जिस रेट पर बैंकों को लोन देता है उसे ही रेपो रेट कहा जाता है। हालांकि इसकी कंप्लीट जानकारी हम यहाँ पर आपको आगे भी देने वाले हैं। तो यहाँ पर रेपो रेट की बात किया जाए तो रेपो रेट से आम आदमी पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी आपको जानना चाहिए। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि रेपो रेट में बढ़ोतरी से बैंक द्वारा मिलने वाले लोन जैसे कि होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन भी महंगा हो जाता है और जो ईएमआई भरा जाता है उसमें भी वृद्धि हो जाती है। तो ये सारी चीजें यहाँ से ध्यान रखिए। अब अगले स्लाइड में हम लोग यहाँ पर रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट के बारे में जानेंगे। दोनों में क्या डिफरेंस है वो कंप्लीट चीजें यहाँ पर हमने ऐड किया है। दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। ये डिफरेंस याद रखिएगा, कभी भी आपके एग्जाम में या फिर इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे रेपो रेट की। तो रेपो रेट की बात करें तो बैंकों को जब अपने रोजमर्रा के कामकाज के लिए भारी भरकम रकम की जरूरत पड़ती है तो वे भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई से कर्ज लेते हैं और इस ऋण पर रिजर्व बैंक जिस दर से उनसे ब्याज वसूलता है उसे ही रेपो रेट कहा जाता है। ये भी आसान भाषा में आप यहाँ पर रख सकते हैं। वर्तमान समय में रेपो रेट की बात करें तो ये 4.40% है। हमारा अगला होगा रिवर्स रेपो रेट। ये इसका बिल्कुल अपोजिट यानी कि विपरीत होता है। अगर इस पर हम बात करें तो बैंकों के पास जब दिन भर के कामकाज के बाद बड़ी रकम बच जाती है तो उस रकम को रिजर्व बैंक में वे रख देते हैं और इस रकम पर आरबीआई उन्हें ब्याज देता है। रिजर्व बैंक इस रकम पर जिस दर से ब्याज देता है उसे ही रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। अब यहाँ पर मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि वर्तमान समय में आरबीआई का रिवर्स रेपो रेट क्या है? देखते हैं कितने लोगों को ये पता है। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके जरूर लिखिएगा। बात आई है आरबीआई की, तो आरबीआई से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जो कि एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है।
आरबीआई के बारे में जानने से पहले सबसे पहले इसका पूरा नाम ध्यान रखिए। इसका पूरा नाम होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। इसकी जो स्थापना हुई थी, ये भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ये स्थापना से संबंधित प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। रिजर्व बैंक की बात करें तो ये भारत का केंद्रीय बैंक है और ये भारत के सभी बैंकों का संचालक है और ये भारत की अर्थव्यवस्था को भी नियंत्रित करता है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे कि 1937 में अस्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित किया गया। ये ध्यान रखिए। अब यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला कि आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति वित्त मंत्री की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। ये पॉइंट को हमेशा आप ध्यान रखिएगा। आरबीआई के प्रतीक चिन्ह की बात करें तो ताड़ का पेड़ और बाघ आरबीआई का प्रतीक चिन्ह है। आप यहाँ पर इस लोगो में देख सकते हैं, ताड़ का पेड़ और बाघ आरबीआई का प्रतीक चिन्ह या फिर कह सकते हैं लोगो है। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास, जो कि उर्जित पटेल की जगह पर है और ये आरबीआई के 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला होगा छठा प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में किस देश ने भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। राइट आंसर होगा डेनमार्क, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी आपको दे दूं कि हाल ही में डेनमार्क ने दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी की है। ये भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का ये दूसरा संस्करण है जिसका मेजबानी अभी हाल ही में डेनमार्क के द्वारा किया गया। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डेनमार्क। अब यहाँ पर इनसे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, कोपेनहेगन डेनमार्क में आयोजित इस शिखर सम्मेलन के दूसरे संस्करण में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भाग लिया था। ये आपको ध्यान रखना है। राजधानी कोपेनहेगन में इसका दूसरा संस्करण आयोजित किया गया था, जिसमें भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत किए थे। यहाँ पर आगे लिखा गया, इस शिखर सम्मेलन में भारत सहित डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड के प्रधानमंत्रियों ने यूक्रेन की स्थिति पर चर्चा किया। इस मुद्दे पर यहाँ पर चर्चा किया गया और भारत और डेनमार्क के बीच एक समझौता हुआ। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे कितने समझौते पर हस्ताक्षर किया गया, तो कुल मिलाकर 9 समझौते पर भारत और डेनमार्क के बीच हस्ताक्षर हुआ है। अगला होगा 7वां प्रश्न। ये प्रश्न किस राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार 1 अक्टूबर 2022 से सिर्फ उन्हीं लोगों को बिजली बिल पर सब्सिडी मिलेगी जो इसकी मांग करेंगे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये घोषणा अभी हाल ही में दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है। किसी भी विकल्प में हमारा दिल्ली नहीं, इस आधार पर हम चुनेंगे ऑप्शन नंबर ई को। इनमें से कोई नहीं, ये यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न पर बता दूं कि यह घोषणा जब हाल ही में हुई है, केजरीवाल सरकार ने कैबिनेट बैठक के बाद किया है। दिल्ली सरकार के जो यानी कह सकते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी हाल ही में इसकी घोषणा की है। दिल्ली सरकार की बात करें तो वर्ष 2016-17 से बिजली सब्सिडी योजना की शुरुआत की गई थी। यहाँ पर आपको ध्यान रखना, वित्त वर्ष 2016-17 में बिजली सब्सिडी योजना की शुरुआत दिल्ली सरकार ने किया था और इसके तहत जो पॉइंट है याद रखने लायक, जो एग्जाम में आपके पूछ जाएंगे, यहाँ पर इसको आप ध्यानपूर्वक देखिए। इसके तहत दिल्ली वालों को खपत के आधार पर सब्सिडी मिलती है, जो कि 200 यूनिट तक बिजली पूरी तरह मुफ्त है। यानी कि 200 यूनिट तक बिजली जो भी उपभोक्ता है 200 यूनिट तक बिजली अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसे में जो बिल है ये पूरी तरफ से मुफ्त मिलता है। यानी कह सकते किसी प्रकार की कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। वहीं पर हम बात करें एक अन्य कैटेगरी की, 200 से 400 यूनिट की बिजली का खपत करने पर जो कह सकते बिल आता था उसमें 800 रुपये का छूट दिया जाता था। ये घोषणा दिल्ली सरकार की थी, लेकिन इसमें बदलाव थोड़ा सा ये किया गया है कि 1 अक्टूबर 2022 के बाद सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को सब्सिडी मिलेगा जो इसकी मांग करेंगे। ये ध्यान रखेगा, दिल्ली सरकार ने ऐसी घोषणा की है। नेक्स्ट होगा हमारा 8वां प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में किस राज्य सरकार ने, कह सकते हैं किस राज्य सरकार ने हाल में जीवाला नामक एक ऋण योजना की शुरुआत की है? ये भारत में इस तरह की पहल पहली बार किया गया है। इसकी शुरुआत अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। आपको बता दूं कि महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में राज्य के विभिन्न जेलों में सजा काट रहे कैदियों के लिए जीवाला नामक एक ऋण योजना की शुरुआत की है और इस तरह का पहल करने वाला महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य है। ये यहाँ से ध्यान रखिएगा। इस तरह का पहल यानी कि विभिन्न जेलों में जो कैदी सजा काट रहे हैं तो उनके लिए कह सकते हैं कि ऋण योजना की जो शुरुआत की गई है, आप इसका नाम भी ध्यान रखिए, इसका नाम है जीवाला योजना। तो इसकी शुरुआत फिर कह सकते हैं इस तरह का पहल करने वाला महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य है। इसके तहत कुछ कंडीशन है, नियम व शर्तें हैं जो कि आप अगले पॉइंट में देख सकेंगे। इस सेवा का लाभ सिर्फ वही कैदी उठा सकते हैं जिनकी सजा 3 साल या उससे अधिक हो और साथ साथ परिवार में वे अकेला कमाने वाला हो। तो ऐसे कैदी को महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लोन उपलब्ध कराया जाएगा, जो कि आपको ध्यान रखना है। इसका नाम है जीवाला योजना। अगला होगा हमारा 9वां प्रश्न। ये प्रश्न कौन से फिल्म फेस्टिवल 2022 के लिए निम्न में से किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर के तौर पर चयनित किया गया? ये पहली बार ऐसी पहल किया गया है और इसको लेकर अभी हाल ही में कह सकते हैं कंट्री ऑफ ऑनर के तौर पर भारत यानी कि अपना भारत को इसमें चुना गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत। आपको बता दूं कि कौन से फिल्म फेस्टिवल 2022 के लिए भारत को कंट्री ऑफ ऑनर के तौर पर चयनित किया गया है और इस तरह का पहल पहली बार किया गया है कौन से फिल्म फेस्टिवल में? आपको यहाँ पर ध्यान रखना कि कौन से फिल्म फेस्टिवल 2022 का जो आयोजन होगा ये 17 मई से 28 मई
2022 तक किया जाएगा। और इस वर्ष 2022 में कांस फेस्टिवल अपनी 75वीं एनिवर्सरी या फिर 75वीं वर्षगांठ सेलिब्रेट कर रहा है, ये यहाँ से ध्यान रखिएगा। इसी अवसर पर यहाँ पर भारत को कंट्री ऑफ ऑनर के तौर पर चुना गया। अब यहाँ पे देखिए 75वीं वर्षगांठ की बात आई है तो एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, 21 ने बल्कि 15 अगस्त 2021 को भारत अपनी आज़ादी का 75वीं वर्षगांठ सेलिब्रेट कर रहा है। इस अवसर को पूरा भारत आज़ादी के अमृत महोत्सव के तौर पर सेलिब्रेट कर रही है। और ऐसे में बहुत सारी घोषणाएं भी, बहुत सारे प्रश्न बने हैं जो कि हमने आपको रेगुलर बेसिस पे बतलाया है, सभी को आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर 10वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हर्षदा शरद IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली कौन सी भारतीय भारोत्तोलक बन गई है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में रखिएगा। इसका राइट आंसर होगा पहली भारतीय भारोत्तोलक बनी है जिसने की IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अर्थात गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि हाल ही में हर्षदा शरद ने यूनान के हेराक्लियोन में आयोजित IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अर्थात गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बन गया। आप यहाँ पर इस इमेज में हर्षदा शरद को देख सकते हैं, वे महाराष्ट्र की रहने वाली है। अब यहाँ पे बात करें IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप की, तो भारत के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे यहाँ पर हमने इस पॉइंट में ऐड किया है। इससे पहले इस चैंपियनशिप में वर्ष 2013 में मीराबाई चानू ने कांस्य पदक अर्थात ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था, जबकि पिछले साल 2021 में अंशिता शूली ने रजत पदक जीता था। जबकि इस वर्ष 2022 में आपको ध्यान रखना महाराष्ट्र की हर्षदा शरद ने गोल्ड मेडल भारत को दिलाया है, ऐसा पहली बार हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। हमारा अगला होगा 11वां प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रेणी में आप इसे रखिएगा। इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर ये है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत इस मामले में 2022 में 150वें स्थान पर है। लगातार इसमें गिरावट देखने को मिला है और ऐसे में 2022 के रैंकिंग के आधार पर भारत को 150 स्थान मिला है 180 देशों की श्रेणी में। हमने यहाँ पे आगे लिखा कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत इस सूचकांक में पिछले साल 2021 के 142वें स्थान से 8 स्थान फिसलकर 150वें स्थान पर आ गया है। यानी कि पिछले वर्ष के साथ इसकी तुलना किया जाए तो पिछले वर्ष की तुलना में 8 पायदान फिसलकर ये 150वें स्थान पहुंचा है। 2021 में भारत को जो स्थान मिला था इस रैंकिंग में ये था 142, ये ध्यान रखिएगा। इस सूचकांक में गिरावट के पीछे का अगर रीजन आपसे पूछा जाए एग्जाम में तो आप ध्यान रखिएगा पत्रकारों के खिलाफ हिंसा आदि जो भी मतलब संबंधित चीजें हैं मीडिया के खिलाफ जो होती है, इसी कारण यहाँ पर इसमें इसको रैंक यानी कि भारत को जो रैंक मिला ये बहुत नीचे मिला है। इस सूचकांक में 180 देशों की श्रेणी में भारत 150वें स्थान पर है। पड़ोसी देश अगर बात करें पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार की, तो यहाँ से भी आपके प्रश्न बनेंगे, पड़ोसी देश थे। तो इस सूचकांक में 180 देशों में पाकिस्तान 197वें स्थान पर, श्रीलंका 146, बांग्लादेश 162 और म्यांमार 176वें स्थान पर है। पड़ोसी मुल्क का भी हालत इस मामले में खराब है, वह भी भारत का ध्यान रखिएगा 150वें स्थान पर है भारत। पिछले वर्ष का भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। जिस प्रकार से इस वर्ष जो बीपीएससी एग्जाम आयोजित हुआ, यहाँ पर करंट अफेयर्स से लगभग 2 साल के पुराने भी पूछे गए, तो ऐसे में पिछला वाला भी जितना भी सूचकांक है वो भी आपको पढ़ना चाहिए। सीडीपीओ एग्जाम में भी इसका प्रकोप आपको देखने को मिलेगा। हमारा अगला होगा 12वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रत्येक वर्ष 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस यानी कि वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस 1948 को मनाया गया था। और इस वर्ष रेड क्रॉस दिवस 2022 की जो थीम है ये आपसे एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है कि बी ह्यूमन काइंड इस वर्ष का ये थीम है, ये ध्यान रखिएगा। बी ह्यूमन काइंड 2022 का वर्ल्ड रेड क्रॉस दिवस का थीम है, ये आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। अब चलेंगे आज की इस वीडियो के प्रश्न की ओर, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि आप अगर सीडीपीओ या फिर बिहार एसएससी या फिर बीपीएससी 67वीं का एग्जाम की तैयारी में लगे हैं तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। यहाँ से हमने एक मास्टर वीडियो के तौर पर आपको प्रेजेंट किया है। इसमें टेस्ट फॉर्मेट में आपको 400 महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवाइज किया गया। हालांकि ये सारे प्रश्न डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत आपको बतलाया गया है, लेकिन इस सीरीज के माध्यम से ये पूरे का पूरा एक वीडियो है 4.5 घंटे का। आप इसे देखिए, यहाँ से आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा। इसका पीडीएफ फाइल भी वहाँ पर आपको मिल जाएगा, तो आप लोग इसे देखिए और यहाँ पर इसका भरपूर लाभ उठाइए। अब चलेंगे आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में विदेश सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। और जो लोग बिहार से संबंधित किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए। वहां पर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हैं बिहार के तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। और करंट अफेयर्स का जो कोर्स चल रहा है उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। बहुत सारे फैसिलिटी वहां पर उपलब्ध है, तो जल्दी से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसे ज्वाइन कीजिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।